G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन शनिवार 9 सितंबर को नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की गई। पीएम मोदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई है। ये घोषणा सम्मेलन के पहले दिन ही हो जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसा पॉइंट था जहां शायद कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो सकता था और विवाद का बिंदु होता है यूक्रेन रशिया युद्ध। लेकिन घोषणा पत्र पर बनी आम सहमति भारत की कूटनीतिक जीत है। जी हां, ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि सर्वसहमति से घोषणा पत्र पास हो गया और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। तो आइए जानते हैं क्या है नई दिल्ली घोषणा पत्र। 37 पन्नों के इस डिक्लेरेशंस की कुछ खास बातें मैं आपके सामने रखूंगा। साझा घोषणा पत्र में सभी देशों के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियार का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। G20 घोषणा पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन संघर्ष ने देशों, विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए नीतियों पर जटिलता उत्पन्न कर दी है। घोषणा पत्र में मजबूत और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साथ ही हरित विकास समझौते और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर भी बल दिया गया है। जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों की को प्राथमिकताओं और उनकी जरूरतों को ध्यान देने पर भी आम सहमति बनी है। साथ ही लैंगिक अंतर को कम करने, निर्णय लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध रहने की बात कही गई है। सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल के इस्तेमाल की धमकी देने से भी बचना चाहिए, ऐसा भी इसके अंदर लिखा गया है। आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इसी के मद्देनजर घोषणा पत्र में सभी देशों के क्षेत्रीय अखंडता को भी ध्यान में रखते हुए इसके अंदर कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने की बात की गई है। ज़्यादातर मुद्दों पर इसी तरह की ही बातें रखी गई हैं, ये मानते हुए कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि इन मुद्दों को अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन मुद्दों को साइड में रखकर अन्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तियों की धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा के सभी कार्यों की कड़ी निंदा की गई है। और भी बहुत बड़ी बातें हैं इसमें, बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर और भी है। मैंने तो सिर्फ आपको मोटा मोटी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। बाकी आपको पूरा घोषणा पत्र अगर पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल का लिंक डाल देता हूं, आप वहां जाकर पूरा पढ़ सकते हो। बेसिकली यूक्रेन और रशिया युद्ध के मुद्दे से बचने के लिए जो शब्दावली का हमने उपयोग किया है उसके कारण किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आइए अब जानते हैं कि आखिर इसे क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं है, बल्कि वहां समग्र और स्थायी शांति स्थापित करने की बात की गई है। इसमें आह्वान किया गया है कि हर देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे और स्थिरता बनी रहे। नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशंस को अपनाया जाना यूक्रेन संघर्ष पर बढ़ते तनाव और अलग अलग विचारों के बीच भारत की G20 अध्यक्षता में ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी है,
क्योंकि इसके अंदर ये शुरुआत से ही माना जा रहा था कि जब घोषणा पत्र एंड डिक्लेरेशन जो होता है, क्योंकि किसी भी G20 समिट कोई भी देश अगर होस्ट करता है तो उस समिट के बाद एक डिक्लेरेशन होता है जिस पे सभी देशों की सहमति होती है। तो उस पर बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा होता है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा होता है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा होता है, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, जैसे कि अगर मैं जो बाली में जो पिछला G20 समिट हुआ था, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा बार डिक्लेरेशंस के अंदर यूक्रेन और रशिया युद्ध का जिक्र था। साथ ही जेलेंस्की भी वहां मौजूद थे। तो लगातार वो पूरा जो G20 समिट था वो रशिया और यूक्रेन के बीच उलझ कर रह गया था। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहां पर ना तो बात हो सकी और ना ही कोई समझौते हो सके। भारत ने उस बात का सबक सीखते हुए अपने यहाँ पर जो हमने G20 का समिट करवाया है, विशेष तौर पर यह ध्यान रखा कि जो G20 का जो एजेंडा है वो स्थिर रहे, भटके ना, यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच में कहीं सारे मुद्दे पीछे ना छूट जाएं। और उसी का विशेष ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र पे भी ये बादल मंडरा रहे थे कि कहीं घोषणा पत्र साइन होते हुए जब सहमति बनती है तो कहीं इस तरह के विवादों से ये घोषणा पत्र में कोई खलल ना पैदा हो जाए। लेकिन भारत के सतत प्रयास ने और हमारे जो कूटनीतिक विचार जो हमने पेश किए और जो भाषा शैली हमने उपयोग करी, उससे ना तो यूक्रेन को दिक्कत हुई, यानी कि ना तो यूरोपियन कंट्री को परेशानी हुई और ना ही रशिया से हमारे संबंध खराब हुए। तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की कूटनीति की सराहना इस वक्त पूरा विश्व कर रहा है और करने भी चाहिए, क्योंकि ये जो समझौते होते हैं ये आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय में किसी देश के आपसी विकास और विश्व शांति के लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कैसे लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।